अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर फ़ाइनेंस के लिए, जिसमें हम अकाउंटिंग, फ़ाइनेंस और ऑडिटिंग को कम्प्लीटली प्रिपेयर करेंगे। अकाउंटिंग से हमने स्टार्ट लिया था और फर्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने अकाउंटिंग की टर्म्स को पढ़ा था ताकि बाकी के लेक्चर समझने में हमें आसानी हो। आप लोगों में से जिसने भी वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इसी चैनल पर मौजूद है, पहले वो देख लें और उसके बाद ये लेक्चर 2 आपने देखना है। इसमें हम एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो पीपीएससी के पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और उस एमसीक्यूज़ के साथ में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ आ जाए। और पेपर में तो एग्जैक्टली यही वाले एमसीक्यूज़ रिपीट नहीं होंगे। एग्ज़ामिनर अगर घुमा फिरा कर एमसीक्यूज़ को देता है और आपने कंसेप्ट को सही से पढ़ा होगा तो फिर आप इजीली उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज़ नोन एज इनटेंजिबल एसेट्स। वो लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन उनकी वैल्यू होती है, उनको क्या कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते या फिज़िकली उनको देख नहीं सकते, लेकिन ये बिज़नेस को लीगल राइट्स प्रोवाइड करते हैं या इंटेलेक्चुअली एडवांटेजेस देते हैं जो बिज़नेस को एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक अर्न करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी का जो ब्रांड नेम होता है या सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बाय किया है जिसको कंपेटिटर्स जो है कॉपी नहीं कर सकते, तो ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट है उस बिज़नेस के पास। नेक्स्ट है द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज़ 1 ईयर और लेस आर नोन एज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेस यूज़ कर सकता है, सेल कर सकता है एंड टर्न इनटू कैश वेरी क्विकली, जो बिज़नेस के डेली ऑपरेशंस होते हैं। करंट एसेट्स बिज़नेस को स्मूथली रन करने में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक्चुअल कैश पड़ा होता है, द मनी अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट एंड द गुड्स वेटिंग टू बी सोल्ड। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स और इंटेंजिबल एसेट्स। एक बिज़नेस ने जो भी कोई न्यू क्रिएशन की है, इन्वेंशन की है, तो उनको पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स जो हैं लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि बाकी जो कंपनीज़ हैं वो उनके ओरिजिनल आइडियाज़ और डिज़ाइन को कॉपी ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, उसका एक यूनिक सीक्रेट फार्मूला है, या किसी भी फेमस ब्रांड शूज़ पर जो प्रिंटेड लोगो है, ये सारे क्या हैं? इनटेंजिबल एसेट्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के। नेक्स्ट है द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ईयर और लेस आर नोन एज करंट लाइबिलिटीज़। The sales income, credit and cash of a business during a given period is called turnover. Turnover क्या होता है? This is the total amount of money a business brings in by selling its goods or services over a specific time frame. एक बिज़नेस ने जो अपनी टोटल सेल्स की होती हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, उसके बदले में जो उसके पास पैसा आता है उसे क्या कहते हैं? टर्नओवर। इसमें जो इमीडिएट कैश पेमेंट्स उसको रिसीव हुई होती हैं और जो रिसीव होनी है फ्यूचर पेमेंट्स, वो दोनों इंक्लूडेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ग्रोसरी स्टोर है, उसने सेल की हैं गुड्स वर्थ $5,000 फॉर कैश एंड $2,000 ऑन क्रेडिट इन जनवरी। इट्स टोटल टर्न ओवर फॉर दैट मंथ इज़ $7,000, यानी कि $5,000 उसको रिसीव हो गया है और $2,000 जो है उसको जनवरी में रिसीव होना है, लेकिन उसका जो टोटल टर्नओवर है वो कितना है? $7,000। उसके बाद है एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। वाउचर क्या होता है? दिस इज़ द फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट और रिसीप्ट दैट प्रूव्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्चुअली टुक प्लेस। ये एक एक्यूरेट प्रूफ होता है अकाउंटेंट्स के लिए जब वो ट्रांजैक्शंस का सारा रिकॉर्ड एंटर करते हैं कंपनी की ऑफिशियल फाइनेंशियल बुक में। ये एक प्रूफ होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अकर हुई है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
a signed cash receipt, a printed store invoice or a bank deposit slip showing money transferred. Next है the account that record expenses, gains and losses is nominal account. वो अकाउंट जो एक्सपेंसेस को, गेंस को, लॉसेस को रिकॉर्ड करता है उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं. These are temporary accounts used to track business financial activities related to daily costs and earnings. डेली के जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे होते हैं, डेली के जो प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस वगैरह हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं. और हर फिस्कल ईयर पर इस नॉमिनल अकाउंट को टेम्परेरीली क्लोज किया जाता है ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि आइदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. नॉमिनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट आ जाते हैं? दी सैलरी अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड मंथली स्टाफ पेमेंट्स और द रेंट एक्सपेंस अकाउंट यूज फॉर ऑफिस बिल्डिंग पेमेंट्स. नेक्स्ट है रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स डीलिंग्स इन कमोडिटीज़. रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? दीज आर परमानेंट अकाउंट्स यूज टू ट्रैक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एसेट्स और पोजेशंस ओन्ड बाय अ बिजनेस. रियल अकाउंट्स जो है वो टेम्प्रेरी अकाउंट्स की तरह नहीं होते, बल्कि एक फिस्कल ईयर जब मुकम्मल होता है तो नेक्स्ट के लिए इनको साथ में फॉरवर्ड कर दिया जाता है. दी मशीनरी अकाउंट ट्रैकिंग फैक्ट्री इक्विपमेंट और द लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ट्रैकिंग कंपनी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन सेम डे. This refers to the practice of chronological bookkeeping, where financial events are written down in primary record book immediately as they happen. जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है, बिज़नेस ने कोई परचेज़ की है, कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया है या बिज़नेस ने कोई गुड्स वगैरह कोई स्टॉक सेल किया है, बिज़नेस ने रेंट पे किया है, बिल पे किया है, तो डेली बेसिस पर जो भी ट्रांजैक्शंस अकर हो रही होती हैं उनको उसी टाइम पर रिकॉर्ड किया जाता है. This ensures no transaction is forgotten or incorrectly remembered later. For example, एक बिज़नेस है, उसने फर्नीचर परचेज़ किया है ऑन दी मॉर्निंग ऑफ 18th ऑफ मई, तो अकाउंटेंट जो है वो उसको जर्नल बुक में 18th मई को ही एंटर करेगा, नेक्स्ट डे पर उसको नहीं छोड़ा जाएगा. नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ जर्नल: परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल एंड कैश जर्नल. ये जर्नल की बेसिकली स्पेशलाइज्ड सब बुक्स हैं और इनको यूज़ किया जाता है टू ग्रुप एंड रिकॉर्ड स्पेसिफिक हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस ऑफ द एग्जैक्ट सेम नेचर. एक तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको उसी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, परचेजेस के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग और कैश के लिए अलग, ताकि जो कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको हाईली ऑर्गेनाइज रखा जा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है, वो यूज़ करता है सेल्स जर्नल को ताकि रिकॉर्ड कर सके क्रेडिट सेल्स टू कस्टमर, और यूज़ करता है कैश जर्नल को ताकि वो हर सिंगल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके जिसके लिए उसने कैश को रिसीव किया है या उसने परचेज़ किया है तो कैश उसके हाथ से जा रहा है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन उस कैश जर्नल में रिकॉर्ड करे. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज़ कॉल्ड पोस्टिंग. ठीक है, एक बिज़नेस जो है वो डेली पहले जर्नल में डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली की जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और जर्नल के बाद फिर फाइनल एंट्री कहाँ पर होती है? लेजर में होती है. और जर्नल से जब ट्रांजैक्शंस को लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग. This is the step in accounting where financial entries are transferred from the daily diary of transactions journal into their specific individual category accounts ledger. This helps organize raw data so that a business can see the exact balance of any specific account at a glance. अब जर्नल में तो किस तरह से रिकॉर्ड की जाएंगी एंट्रीज़? फॉर एग्ज़ाम्पल आज 19th ऑफ मई है, आज बिज़नेस ने स्टार्ट में कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है तो उसको लिख दिया जाएगा. इस तरह से 1 लिखकर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे किया है वो लिख दिया जाएगा. सेकंड नंबर पर बिज़नेस ने कोई रेंट पे किया है तो रेंट का लिखकर तो उसका बैलेंस लिख दिया जाएगा. थर्ड नंबर पर एम्प्लॉयज़ को वेजेस वगैरह प्रोवाइड की हैं सो उनको लिख दिया जाएगा. कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है इनका, ना ही प्रॉपरली ये ऑर्गेनाइज्ड डाटा है. बस डेली की जो भी एंट्रीज़ हो रही हैं उनको एज इट इज़ जर्नल में रिकॉर्ड किया जा रहा है. जबकि जब इनको लेजर में कन्वर्ट किया जाएगा
लेजर में पोस्ट किया जाएगा तो वहाँ पर क्या करेंगे कि हर कैटेगरी का सेपरेट अकाउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट का सेपरेट अकाउंट होगा, जो सेल्स हैं सेपरेट अकाउंट होगा उनका, जो परचेजेस हैं उनका सेपरेट अकाउंट होगा, वेजेस वगैरह का सेपरेट अकाउंट होगा। तो वहाँ पर आज की जो डिफरेंट एंट्रीज़ हुई हैं उनको सेपरेट कैटेगरीज़ में वैल्यूज़ के साथ फिर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज़ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी एट एनी गिवन टाइम। तो वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि क्या ये कंपनी इस स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद, जो भी डेट बिज़नेस ने स्पेसिफाई की होती है जिस पर ये चेक किया जाता है कि आया बिज़नेस जो है वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। This is the formal financial snapshot that reveals exactly what a business owns, what it owes, and the owner's remaining stake on a specific date. It acts like a financial healthy checkup showing the actual strength of a business. बैलेंस शीट से पता चलता है कि बिज़नेस के पास एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ओनर्स इक्विटी कितनी है, और एट द एंड बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। दिस फाइनेंशियल रिपोर्ट tallies up all the total earnings generated and all the operational costs paid out over a set time frame such as a month or a year. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स जो है ये जो टोटल अर्निंग्स होती हैं उनके बारे में बताते हैं। अब ये बिज़नेस पर डिपेंड करता है कि वो एक मंथ के टाइम पीरियड के बाद उसको चेक करते हैं, क्वार्टरली या ईयरली। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है, एक रिटेल शॉप है, मंथ के एंड पर उसने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। अब उस रिटेल शॉप ने एट द एंड ऑफ द मंथ अर्न किया $10,000 सेल्स में से, और उस $10,000 में से उसने स्पेंड कर दिया $4,000 इन्वेंट्री पे और $2,000 रेंट पे। तो नेट प्रॉफिट उसके पास कितना बचा? $4,000। नेक्स्ट है बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। बैलेंस शीट जो है बिज़नेस की कंप्लीट वर्थ को 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स में डिवाइड करती है। थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड जो एसेट्स होते हैं, डेट्स ओन टू आउटसाइडर जो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ हैं, एंड दी लेफ़्ट ओवर वैल्यू बिलोंगिंग टू दी ओनर्स कैपिटल। ये कंपोनेंट्स जो हैं वो हमेशा परफेक्टली बैलेंस्ड रहते हैं। किस तरह से? एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। इस तरह से ये सेम रहते हैं और इस इक्वेशन को कहते क्या हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अ बैलेंस शीट लिस्टिंग अ कंपनी डिलीवरी वैन वर्थ $15,000 जो कि एसेट है। अब उस 15,000 में से बैंक से जो लोन लिया है वो $5,000 है और वो बिज़नेस की लायबिलिटी है, और $10,000 जो ऑनर की इक्विटी है, ऑनर ने ख़ुद शेयर जो है उसमें अपना इंक्लूड किया है, चाहे अपनी पर्सनल सेविंग से किया हो, जैसे भी किया हो, वो $10,000 है, तो वो कैपिटल है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली। बैलेंस शीट्स को एनुअली प्रिपेयर किया जाता है, इनको 1 मंथ, 2, 3 या 4 मंथ बाद प्रिपेयर नहीं किया जाता। वाइल कंपनीज कैन ड्राफ्ट दीज रिपोर्ट्स वेन एवर नीडेड फॉर मैनेजमेंट, ऑफिशियल बैलेंस शीट्स आर फॉर्मली फाइनलाइज्ड एट द क्लोज ऑफ एवरी 12 month financial year. For example, a corporate entity closing its financial books and generating its definite audited financial health statement every year on June 30th और December 31st। अगर 30th जून को स्टार्ट लिया है तो नेक्स्ट ईयर 30th जून को ही उनका एक फिजिकल ईयर कंप्लीट हो रहा है। सो उसी टाइम पर वो बैलेंस शीट को प्रेजेंट करेंगे। The ratios that refers to the ability of a firm to meet the short-term obligations out of its short-term resources. Liquidity ratio. Liquidity ratio का मतलब है कि एक कंपनी के पास at the time, at the hand कितना कैश मौजूद है जिससे वो ऑन द स्पॉट जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जो उसकी लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, उनको पे कर सकते हैं।
नेक्स्ट है द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसेट्स resources are employed by the firm is called activity ratio. These metrics evaluate how effectively and quickly a business converts its various operational resources like inventory or equipment into actual sales revenue or cash inflows. It shows whether management is letting assets sit idle. बिज़नेस के पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको कितना इफ़ेक्टिवली वो उनको यूटिलाइज़ करता है और उससे प्रॉफिट कमा सकता है, बजाय इसके कि उसके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो ऐसे ही आइडल पड़ी रहें, फजूल में पड़ी रहें और वो उनसे कोई काम ही ना ले सके। फॉर एग्जांपल एन अकाउंटिंग मैट्रिक शोइंग दैट अ क्लोथिंग स्टोर सक्सेसफुली सेल्स आउट, यानी कि जितने क्लोथ्स उसके पास पड़े हैं वो उनको सेल कर देता है और रिप्लेस कर देता है नए स्टॉक से 8 टाइम्स ओवर अ कोर्स ऑफ द ईयर। द फॉलोइंग आर द करंट लायबिलिटी और लायबिलिटीज़, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर या इससे भी कम अरसे में बिज़नेस को लाजमी तौर पर पे करना होता है। तो बिल्स पेएबल ये भी करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट है ये सारी करंट लायबिलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल अ बिजनेस ओइंग $1000 a vendor via a formal written note, having $300 in unpaid worker salaries for the week and using a temporary bank line to spend more money than is in their checking account। तो ये सारे क्या हैं, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हैं और ये करंट लायबिलिटीज़ है। नेक्स्ट है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कंपेयर करते हैं टोटल शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज डायरेक्टली अगेंस्ट टोटल शॉर्ट टर्म डेट्स बाय डिवाइडिंग द टू अमाउंट्स। इससे पता चलता है किसी भी कंपनी या बिजनेस के एट अ टाइम पर करंट जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं या लायबिलिटीज़ एक्सीड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक रिटेल कंपनी है, उसके पास $100,000 इन कैश और इन्वेंट्री है जो कि उसके करंट एसेट्स हैं एंड ओज $50,000 इन इमीडिएट बिल्स करंट लायबिलिटीज़। तो उसकी जो करंट रेशो है इस कैलकुलेटेड एज, इस कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हैं, एसेट्स जो है वो एक्सीड कर रहे हैं लायबिलिटीज़ से। नेक्स्ट है लिक्विड और क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। दिस फार्मूला कैलकुलेट्स द अल्ट्रा फास्ट कैश रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस by taking short term assets and subtracting inventory items that are slow or difficult to sell off instantly। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है इमीडिएटली एमरजेंसी की सूरत में एट दी हैंड जो है वो कितना कैश है जिसको स्पेंड किया जा सकता है, या वो स्टॉक या वो इन्वेंट्री जिसको इमीडिएटली कन्वर्ट किया जा सकता है, जल्दी जो कन्वर्ट हो सकती है कैश में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्कशॉप है जो होल्ड करती है $10,000 इन टोटल करंट एसेट्स। अब इस 10,000 में सारा कुछ आ जाता है, इसमें रॉ मटेरियल भी आ जाता है और जो हाफ फिनिश्ड गुड्स हैं वो भी आ जाती हैं। तो टोटल उसके पास $10,000 है जिसमें से $3,000 रॉ वुड मटेरियल है और $1,000 जो है वो हाफ फिनिश्ड फर्नीचर है। तो उसके पास क्विक एसेट की अमाउंट कितनी है, $6,000, जो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि जो रॉ वुड मटेरियल है और हाफ फिनिश फर्नीचर है उसको एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है लोअर द डेट इक्विटी रेशो हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट व्हेन अ बिजनेस बोरोज वेरी लिटिल मनी compared to what the owners themselves have invested, business is financially safer। बिज़नेस के ओनर ने जो कर्ज़ लिया है वो बहुत छोटी अमाउंट में है उसके मुकाबले में कि जितना उस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया गया है, तो फाइनेंशियली वो बिज़नेस वहाँ पर सेफ़ है, क्योंकि अगर उस कंपनी को कोई हार्ड टाइम फेस करना पड़ा तो उसके पास अपना पैसा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो उसने लोन लिया है या कर्ज़ वगैरह लिया है बैंकक्रप्सी की बजाय उस लोन को इजीली वापस कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप ओनर है, उसने इन्वेस्ट किया है $90,000 अपनी सेविंग में से और बोरो किया है सिर्फ $10,000 फ्रॉम अ बैंक।
द बैंक फील्स वेरी सेफ बिकॉज द ओनर कैरीज ऑलमोस्ट ऑल द फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि यहाँ पर उसने $90,000 अपनी सेविंग्स में से इन्वेस्ट किया है और सिर्फ $10,000 बैंक से लोन लिया है, तो ये काफ़ी छोटी अमाउंट है उसके मुकाबले में जो उसने खुद इन्वेस्ट किया है। तो इसको वापस करना किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उसके लिए आसान होगा। A higher inventory ratio indicates better inventory management and quicker turnover। इसका मतलब ये है कि एक बिज़नेस इस चीज़ में बहुत सक्सेसफुल जा रहा है कि उसके पास जो भी स्टॉक या इन्वेंट्री पड़ी होती है वो उसको जल्दी और इजीली सेल कर सकता है, बजाय इसके कि वो वेयर हाउस में पड़ा रहे। और उस बिज़नेस की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, क्योंकि इमीडिएटली उसकी गुड्स सेल हो जाती हैं, तो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी बहुत कम रहती है और जो डैमेज होने का रिस्क है वो भी ना होने के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल शॉप है, जितने भी उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो लेकर आते हैं, 1 या 2 महीने में जो भी उनके पास स्टॉक होता है वो उस सारे को सेल कर देते हैं और उसकी जगह पर नया स्टॉक ले आते हैं, तो पुराना स्टॉक उनके पास ख़त्म हो जाता है। और ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर उस मोबाइल शॉप की इन्वेंट्री जो रेशो है वो हायर है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, ROI इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस फार्मूला कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट अ बिजनेस जनरेट्स फ्रॉम एवरी डॉलर इट हैड इन्वेस्टेड इन इट्स एसेट्स। हर सिंगल डॉलर जो बिज़नेस ने इन्वेस्ट किया है अपने एसेट्स में, उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है उस बिज़नेस के लिए, उसको कैलकुलेट किया जाता है इस फार्मूला के थ्रू। It serves as a universal benchmark to see how hard the company's machinery, buildings and cash are working to create actual earnings. For example, if a delivery company owns vans and equipment worth $100,000 जो कि इसका total asset है, and makes a clear profit of $15,000 जो कि उसका net profit है at the end of the year, its return on investment is calculated as 15%. Next है a low return on investment ratio indicates improper utilization of resources and over investment in assets. This warning sign shows that a business has spent way too much money buying expensive equipment, building or stock that are not actually helping to generate good profits. जब लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आती है तो इसका मतलब ये है कि या तो बिज़नेस प्रॉपरली जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, या उसने कुछ एक्स्ट्रा ही इन्वेस्ट कर दिया है अपने एसेट्स पर, बहुत ही एक्सपेंसिव मशीनरी बाय कर ली है, बिल्डिंग और स्टॉक वगैरह, जो एक्चुअली उसको हेल्प नहीं कर पा रहा प्रॉफिट को जनरेट करने में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो पुअर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्मॉल bakery buying 5 commercial ovens but only baking enough bread to fill one oven every day is wasting its money on idle machinery leading to terrible return on investment। यानी कि उसने 5 कमर्शियल ओवन्स बाय किए हैं लेकिन एक्चुअल में यूज़ वो सिर्फ एक ही को कर पा रहे हैं और बाकी जो है ऐसे ही आइडल पड़े हैं, फारिग पड़े हैं, तो वो सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाया गई है। नेक्स्ट है सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, market analysis and salesman's salary. This is a detailed financial plan that projects all the specific costs a business will have to pay out in order to promote niche and successfully sell its products to consumers। ठीक है, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट में क्या क्या आ जाता है, एक बिज़नेस ने जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस किए हैं सो कस्टमर्स तक उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, उनको प्रमोट करना होगा ताकि वो सक्सेसफुली उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें। तो इस पर जितनी भी कॉस्ट वगैरह आएगी एडवर्टाइजमेंट पर, मार्केट के एनालिसिस पे और सेल्समैन की सैलरी पर, वो सारे सेल्स एक्सपेंडिचर बजट में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी ने जो $5,000 सोशल मीडिया एड्स के लिए एलोकेट किया है, $2,000 फॉर कस्टमर सर्विस और $20,000 जो उसने एक टीम हायर की है, सेल्स टीम, तो ये उसकी पे होगी। ये तमाम चीज़ें सेल्स एक्सपेंडिचर बजट में आ जाएंगी।
करंट लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि बिज़नेस को 1 साल के अंदर अंदर या उससे भी कम अरसे में पे करनी होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल वगैरह पे करना होता है, इसके साथ ही ऑफिस का रेंट हो गया या जो एम्प्लॉयज़ की वेजेस हैं, ये तमाम करंट लाइबिलिटीज़ हैं।